सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग कल की क्लास में देखें कि कारक पार्ट 3 में कौन कौन से कारक आए थे, जैसे संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कल कारक पार्ट 3 में हमने संपूर्ण जितने भी कारक थे सबको पढ़ लिए थे। तो उनके बाद हमने कहा कि जब आप कारक पढ़ लेंगे तो अगर आपको कारक आ गया तो कारक के बाद हम क्या पढ़ने वाले थे आज? समास। क्या पढ़ने वाले थे? समास। तो आज का हमारा टॉपिक होगा समास। समास को आज ऐसा पढ़ेंगे कि इसके पहले ना तो आप कभी पढ़े थे और ना तो कभी पढ़ोगे। उम्मीद है आप सभी को कारक ऐसा समझाएंगे, समास ऐसा समझाएंगे कि समास में बहुत सारे डाउट होते हैं। लगता है सभी को कि जैसे कि समास बहुत कठिन टॉपिक है। हाँ, कठिन है, लेकिन उसको समझेंगे अगर तो ऐसा समझेंगे कि आपको एकदम आसान लगने लगेगा। समास की अगर बात करें तो समास से पहले थोड़े शब्द पे आते हैं कि हमने कहा कि शब्द निर्माण की कितनी प्रक्रिया होती हैं। पिछली क्लास हम पूछ चुके हैं कि शब्द निर्माण की कितनी प्रक्रिया होती हैं। तो शब्द निर्माण की 4 प्रक्रिया होती है। कितने? 4। वो कौन कौन से हैं? एक है संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। तो शब्द निर्माण की 4 प्रक्रिया में हम एक प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। कौन सा? संधि। आज दूसरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, समास। तो समास पढ़ने से हम शब्दों के बारे में हमने बोला कि चर्चा करेंगे। तो शब्द क्या होते हैं कि दुनिया में जितने भी शब्द हैं, मान लो कि 100 शब्द हैं, दुनिया में जितने भी शब्द हैं उनमें से 60% शब्द अटूट हैं। कैसे हैं? अटूट हैं, अर्थात अनोखे हैं। अटूट का मतलब जो टूटने वाले ना हो, आप चाहकर के उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अटूट होते हैं जो आविकारी होते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। और आविकारी क्या है? अव्यय। आविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है कि जिसका व्यय ना हो। व्यय मतलब खर्च होना या टूटना, और जिसके शब्द के आगे आ लग जाता है उसका मतलब हो जाता है नहीं। तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, रूप, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। तो हमने कहा कि दुनिया में 60% शब्द ऐसे हैं जिनका आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और 40% जो हैं वो 40% यहीं आएंगे, जो शब्द निर्माण की 4 प्रक्रिया है। तो 40% में हमने संधि पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा समास। तो समास के बारे में बहुत सारा मतभेद होता है। समास अगर पूछे कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस आस। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। समास की अगर बात करें परिभाषा की, अगर परिभाषा की बात करें कि समास की परिभाषा क्या होती है, तो समास की परिभाषा सभी यही कहते हैं और किताबें भी यही लिखती हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनी नए सार्थक शब्द प्रक्रिया समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास। लिख दे रहे हैं, आप लोग इसे लिखिएगा, हमारे साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए। क्लास जैसे ही संपूर्ण व्याकरण समाप्त होगा उसके बाद एक एक टॉपिक का कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, उनके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो समास की परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया नया शब्द
बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर या मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो उम्मीद है आप सभी को केवल इतना ही पता होगा कि दो शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द की प्रक्रिया समास कहलाती है। लेकिन आज हम बताएंगे कि जब परिभाषा लिखती है किताबें कि दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक भी शब्द होते हैं क्या? दो से अधिक भी पद मिलते हैं क्या? जी मिलते हैं। हम आपको उदाहरण बताएंगे। आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहिए। हम बताने वाले हैं कि अभी तक आप पढ़े हैं कि दो शब्दों से मिलकर बने समास की प्रक्रिया, लेकिन जो किताबें लिखती हैं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। तो जैसे देखेंगे कि समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। अगर बात करें कि समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, तो क्या बता देंगे हम? समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। अगर समास का विलोम की बात करें, समास का विलोम की बात करें कि समास का विलोम क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे कि विग्रह। जी नहीं, समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या होगा? व्यास। समास का विलोम क्या होगा? व्यास। अगर पूछे समास का विलोम क्या होगा? व्यास। संधि का विलोम पूछे तो आप सभी बता चुके हैं कि संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। क्या होगा? विग्रह। आप सभी को इसमें डाउट देखने को मिलता है कि समास का विलोम विग्रह, संधि का विच्छेद। जी नहीं, समास का विलोम व्यास, संधि का विलोम विग्रह। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि समास का विलोम क्या होता है। तो आज से आप लोग क्या बताएंगे? व्यास। संधि का विलोम क्या बताएंगे? विग्रह। चलो इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं। समास के अवयव। समास के अवयव अर्थात कि समास के तत्व, चाहे समास के तत्व की बात करें या फिर अवयव की बात करें तो कितने होते हैं? समास से अगर तत्व की बात करें, अवयव की बात करें तो कितने होते हैं? तो आपका जवाब आएगा 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला होगा समस्त पद। क्या होगा? समस्त पद। दूसरा क्या होगा? पूर्व पद। कौन सा होगा? पूर्व पद। तीसरा क्या होगा? उत्तर पद। कौन सा होगा? उत्तर पद। और चौथा क्या होगा? समास विग्रह। चौथा कौन सा होगा? समास विग्रह। अब आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा कि समास का विलोम विग्रह क्यों नहीं होता है। तो समास का विलोम जो विग्रह होता है, समास विग्रह, वो समास का तत्व है। क्या है? समास के तत्व है, अवयव है, या फिर कहते हैं कि अंग है। क्या है? अंग है, समास के अंग है। तो आप सभी को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जय हिंद दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखो इतनी बातें हो गई, आगे चलते हैं। समास के तत्व कितने हो गए? 4। कौन कौन से? समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास विग्रह। तो समस्त पद क्या है? पूर्व पद क्या है? उत्तर पद क्या है? समास विग्रह क्या है? उनके बारे में जानेंगे। जैसे एक शब्द देते हैं कमल नयन। एक शब्द आपके पास है कमल नयन। अगर इस समय पूछे कि समस्त पद क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, समास विग्रह क्या है, तो हमारा जवाब आएगा, यानी कि आपका जवाब आएगा कि समस्त पद, यानी कि जो शब्द लिखा है वही क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। और फिर पूर्व पद क्या है? पूर्व पद यानी पूर्व का मतलब होता है पहले, तो जो पहले लिखा है वो क्या है? पूर्व पद है।
समझ में आ रहा होगा। उत्तर पद क्या है? उत्तर पद क्या है? उत्तर का मतलब होता है बाद में। जब पूर्व पद ये हो गया पहले वाला, तो जो उत्तर में बचा अर्थात बाद में बचा वो क्या है? उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। उसके बाद देखो समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? तो कह रहा है कि कमल नयन, तो विग्रह क्या होगा? कमल के समान, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन हमने विग्रह कर दिया। ये क्या है? समास विग्रह है। ये क्या है? समास विग्रह है। उम्मीद है आप सभी को चारों अंग, चारों तत्व, चारों अवयव समास के समझ में आ गए होंगे कि समस्त पद क्या होता है? जो संपूर्ण एक शब्द होता है वही क्या होता है? समस्त पद। पूर्व पद क्या होता है? जो पहले होता है। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद में। समास विग्रह का मतलब यानी कि जो शब्द है उसको अलग करना, तोड़ना अर्थात विग्रह कर देना क्या कहलाता है? समास विग्रह। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब कुछ देखते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? तो अगर समास के प्रकार की बात करें कि समास के प्रकार कितने हैं, तो आप सभी का जवाब आएगा कितना? 6। हाँ, हमें उम्मीद है आप सभी ये बताएंगे समास के प्रकार कितने? 6 प्रकार। समास के प्रकार भी कितने होते हैं? 6। लेकिन आपसे अलग सवाल पूछ रहा है। देखो अभी कैसे बना रहे हैं, संख्या करें। समास के प्रकार कितने हैं तो आप कहेंगे 6, लेकिन समझो कह रहा है कि परिभाषा के आधार पर। अगला सवाल है कि परिभाषा के आधार पर, परिभाषा के आधार पर समास कितने होते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं। तीसरा सवाल, पहला हो गया परिभाषा के आधार पर, दूसरा प्रधानता के आधार पर, तीसरा कह रहा है कि मुख्य रूप से। कैसा? मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के? मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के? कितने प्रकार? तो आपका जवाब तीनों में अलग अलग आने वाला होगा। तो समझेंगे, कह रहा है कि परिभाषा को समास के प्रकार पूछे कितने? 6। अगर मुख्य रूप से पूछे तो 4, मुख्य रूप से पूछे तो 4। फिर देखो अगर मुख्य रूप से पूछे तो 4, अगर प्रधानता के आधार पर पूछे, कैसे? प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर 4। कितने? 4। अगर परिभाषा के आधार पर पूछे तो 6। आप सभी को उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा कि समास के प्रकार से चाहे जहां से क्वेश्चन पूछे सब बता देंगे कि नहीं। अगर बता देंगे तो एक बार लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो। देखो अगर क्या समास के प्रकार कितने होते हैं? 6। परिभाषा के आधार पर पूछ ले तो 6। अगर प्रधानता के आधार पर पूछ ले तो 4, मुख्य रूप से पूछ ले तो 4। अब प्रधानता क्या है, परिभाषा के आधार पर क्या है, इनको पढ़ेंगे। तो प्रधानता के आधार देखो कुल अभी 6 लिखते हैं। समास कितने प्रकार? 6। देखो हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग लिखना 4, 5, 6। देखो पहला कौन सा होगा? अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। और पांचवा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और छठा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। कितने प्रकार हो गए? 6। ये तो हो गए सामान्य रूप से समास के कितने प्रकार? 6 प्रकार।
देखिए कौन कौन से हैं। अब इन्हीं को चाहे कह दो कि परिभाषा के आधार पर, क्या कहते हैं, परिभाषा के आधार पर। कितने प्रकार, 6, मुख्य रूप से और प्रधानता के आधार पर। प्रधान वही होता है जो मुखिया होता है, मुख्य होता है, तो इसीलिए दोनों के आधार पर 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रधानता के आधार पर क्या होता है, तो प्रधानता के आधार पर देखेंगे कि क्या होता है। चलो, तो प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर समास। प्रधानता के आधार पर समास। तो देखो, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। हमने 4 बताया, 4 प्रकार। तो 4 प्रकार नोट करो कौन कौन से होते हैं। एक होगा पूर्व पद प्रधान। कौन सा? पूर्व पद प्रधान। दूसरा देखो, पूर्व पद हो गया, अब होगा उत्तर पद प्रधान। कौन सा? उत्तर पद प्रधान। 2 हो गए। तीसरा, दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। और चौथा, दोनों पद अप्रधान। कैसे? दोनों पद अप्रधान अर्थात कहेंगे कि गौण। दोनों पद अप्रधान अर्थात गौण। तो प्रधानता के आधार पर यह मुख्य रूप से कितने? 4। कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, इनको देखेंगे। तो पूर्व पद, उत्तर पद तो जान गए, नहीं जाने हो? आओ, जैसे कि राजकुमार, एक शब्द है आपके पास राजकुमार। अब पूर्व पद क्या है? राज। उत्तर पद क्या है? कुमार। तो कह रहा है कि जब पूर्व पद प्रधान होगा तो कौन सा होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, तब कौन सा होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, तब कौन सा समास होगा? और दोनों पद अप्रधान होंगे तो कौन सा समास होगा? इन्हीं को क्लियर कर ले तो समास हमारा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग कारक पढ़ लिए होंगे। अगर कारक पढ़ लिए हैं तो समास में आपको कहीं भी डाउट होने वाला नहीं। चलो, जब पूर्व पद प्रधान होगा, जब पूर्व पद प्रधान होगा तो समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। जब पूर्व पद प्रधान होगा तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जब उत्तर पद समास होगा, उत्तर पद प्रधान होगा तो समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत 2 और आ जाएंगे। एक होगा कर्मधारय, एक होगा कर्मधारय, दिख रहा है। दूसरा होगा द्विगु समास। द्विगु समास, एक होगा कर्मधारय, दूसरा होगा द्विगु समास। किसके अंतर्गत आएंगे? तत्पुरुष के। अभी तत्पुरुष के भी भेद होते हैं, उनमें भी अंदर चलेंगे तो क्या होगा, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। जब दोनों पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। दोनों पद अप्रधान, कौन सा? बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि समास। समझो, जब पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु भी आएंगे। लेकिन किसके अंतर? तत्पुरुष में भी कितने भेद होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत क्या होता है उनको भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर यहाँ से कूदकर आप बीच में आएंगे तो यहाँ से उड़ जाएगा सब कुछ, फिर कहोगे सर समास समझ में नहीं आया। एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़ने के बाद आप खुद किसी को दूसरे को पढ़ा सकते हो, ये दावा रखते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तभी। चलो, जब दोनों पद प्रधान होंगे तो कौन सा होगा? द्वंद्व। जब दोनों पद अप्रधान होंगे अर्थात गौड़ कहता है कि मुख्य नहीं होंगे, दोनों 2 लोग तो होंगे लेकिन उन दोनों का कोई मतलब नहीं होगा, कोई तीसरा होगा। उन दोनों का कोई मतलब नहीं होगा, कोई तीसरा होगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो, अब देखते हैं, ये तो हो गए प्रधानता के आधार पर या मुख्य रूप से।
अब एक एक को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पूर्व पद प्रधान अर्थात अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखेंगे, पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। चलो, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा आप लोग बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो ठीक है, आप लोग लिखिए, थोड़ा सा आगे चलिए। हम भी बता रहे हैं कि इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है तथा उत्तर पद गौण होता है। क्या होता है? गौण होता है। गौण होता है। जब गौण होता है तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव। किस समास का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण होता है? अव्ययी भाव का। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और देखो, इस समास में देखो, समझना, इस समास में क्या होगा? थोड़ा सोचो। इस समास में पहला पद अव्यय होगा। क्या होगा? पहला पद अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर अव्यय क्या है? चलो समझो, अव्यय क्या है। देखो, हम लिख रहे हैं अव्यय। इसको तोड़ो, एक साइड मिला आ, दूसरी साइड व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च होना या टूटना। क्या होता है? खर्च होना या टूटना। और जिस भी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं। अर्थात जो कभी खर्च ना हो, मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई कभी बदलाव ना हो, वो क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। कैसे? देखो, जैसे बोलते कि यथा, कदा, तथा, यथा, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहें कि आप लिंग परिवर्तन कर दो, नहीं होगा। आप रूप परिवर्तन कर दो, नहीं होगा। आप काल परिवर्तन कर दो, नहीं होगा। आप कारक के आधार पर परिवर्तन कर दो, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अव्यय हैं और दुनिया के 60% शब्द अटूट हैं, अनोखे हैं, अव्यय हैं, अविकारी हैं। आप चाहकर इनका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब क्या है? अव्यय। अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें किसी काल, लिंग, रूप, कारक चिन्ह आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो किस समास में पहला पद अर्थात जो पूर्व पद अव्यय होता है, तो आपका जवाब आएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा आएगा? अव्ययी भाव समास। चलो, इसके बाद देखो, इस समास में इसको हटा देते हैं। इस समास में या इस समास में आगे लिखेंगे और एक पॉइंट। इस समास में पहला पद, देखो पहला पद अव्यय भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर अव्यय नहीं है तो पहला पद उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस समास में, देखो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, किस समास का पहला पद या तो अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। तो आप कहेंगे कि बेभाव का, नहीं जवाब आएगा। ठीक, थोड़ा सा देखो, चलते हैं पहचान। कैसे जाएंगे? पहचान। अब चाहे कहो इसको ट्रिक, चाहे कहे पहचान, बातें भी।
हाँ, आपके लिए हम ट्रिक लेकर आएंगे, ट्रिक की वीडियो अलग से होगा। देखिए अभी यहाँ संपूर्ण क्लास कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की क्लास है, इसमें कोई भी हम छोड़ने वाले नहीं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो पहचान क्या है कि शब्द की शुरुआत में पहचान क्या है कि शब्द की शुरुआत में क्या होगा, भर निर प्रति, क्या होगा, भर निर प्रति, भर निर प्रति, यथा बे आ, यथा बे आ, और क्या होगा, बा उप, बा उप आदि इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अव्ययी भाव समास की पहचान यह है कि पहले पद की शुरुआत में आपको भर निर यथा प्रथा प्रति बे आ बा उप आदि आदि इत्यादि शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मिल जाएंगे। ठीक, देखो इसका समस्त पद यानी कि जो हमने कहा अव्यय जानते हैं, आप जान गए होंगे कि जिसका कोई कुछ भी ना कर सके, वो क्या होता है, अव्यय। तो अव्यय जो है, अगर समस्त पद अर्थात जो अव्यय से बनकर एक शब्द बनता है, अगर वाक्य के बीच में या कहीं पर प्रयोग कर दें तो वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि अव्यय जो शब्द होगा अगर वाक्य के बीच में प्रयोग कर देते हैं तो वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। चलो आगे देखेंगे उदाहरण जैसे है कि आमरण, क्या है, आमरण। आमरण का मतलब क्या है, आमरण में पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, एक बता दे रहे हैं, बाकी को छोड़ लेना। तो पूर्व पद क्या है, आ, क्या है, आ क्या है, पूर्व पद। मरण क्या है, उत्तर पद। तो हमने कहा कि शब्द की शुरुआत में क्या मिलेगा, भर निर प्रति, ये सब मिलेंगे और ये बड़ा आ नहीं मिल गया। अर्थात जितने भी उत्तर हैं हिंदी में, उत्तर कितने प्रकार के मिलते हैं, तो आपका जवाब आएगा 3 प्रकार के। कितने आएंगे, 3 प्रकार के। हिंदी में उत्तर कितने प्रकार के मिलते हैं, तो 3 प्रकार के मिलते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, थोड़ा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। चलो उम्मीद है आप लोग लिख दिए होंगे। देखो हिंदी मुसहफ 3 प्रकार के मिलते हैं, एक हिंदी का, दूसरा संस्कृत का और तीसरा जो उर्दू फारसी के होते हैं। 3 प्रकार के उत्तर मिलते हैं। जब इसके बाद उत्तर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि संस्कृत के उत्तर कितने होते हैं, हिंदी कितने होते हैं और अरबी यानी कि फारसी कितने होते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो अभी देखो कह रहा कि आमरण, इसका निक्षेप करेंगे तो क्या होगा, कह रहा कि जीवन के अंत तक, आमरण, मरण का होता है कि मृत्यु, कह रहा कि मृत्यु के अंत तक, विग्रह क्या होगा, मृत्यु के अंत तक, क्या होगा, मृत्यु के अंत तक। कह रहा है कि आमरण, मृत्यु के अंत तक। आमरण में क्या मिला, आ क्या है, उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग। और जिस समास में पहले पद उपसर्ग मिल जाए अव्ययी भाव होगा, अव्यय मिल जाए अव्ययी भाव होगा। चलो फिर दूसरा है आजीवन, क्या है, आजीवन। आजीवन क्या कह रहा है, जीवन के अंत तक, विग्रह बता दे रहे, जीवन के अंत तक। क्या होता है, जीवन के अंत तक। अगर कहें प्रतिदिन, अगला है प्रतिदिन, कौन सा है, प्रतिदिन। अब हम आपको 4-5 उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग
प्रयास करिएगा तोड़ने का। अगर आप लोग प्रयास नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको तोड़ के बता देंगे कि क्या होगा। तो आपके लिए प्रतिदिन कौन सा है, प्रतिदिन है। उसके बाद है अकारण, क्या है, अकारण, लिखते जाना अकारण। और है यथा सामर्थ्य, क्या है, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य, अनुसार, अनुसार। चलो इतने आपको उदाहरण हैं, इनको आपको घर से करके आना है, बताना है कमेंट बॉक्स में कि हाँ इन चारों का, प्रतिदिन का, कारण का, यथा सामर्थ्य का, अनुसार का कौन सा समास है, ये हमने बता दिया। बे है, विग्रह क्या होगा आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखो हम कुछ शब्द दे रहे हैं, जैसे रातों रात, आपका शब्द है रातों रात, धीरे धीरे, धीरे धीरे। बताओ इनमें कौन सा समास है। और दे देंगे हम तेज तेज, क्या दे दें, तेज तेज। तो आप लोग देखो क्या करते हो, गलती कहाँ करते हो, हम बता दे रहे हैं। आप लोग देखते हो कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, क्या देखते हो, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह लगते ही, देखते ही आपका मन भटक जाता है, लगता है कि इतना सा अच्छा, इतना आसान सा सवाल हमसे पूछ लिया। धीरे धीरे में कौन सा समास है, हाँ तेज तेज में कौन सा समास है, रातों रात में कौन सा है, बातों बात में कौन सा है, दिनों दिन में कौन सा है, हाथों हाथ में कौन सा है। तो आप लोग कहते हो कि ये देखो योजक चिन्ह लगा है, द्वंद्व समास, यही कहेंगे। हाँ कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि योजक चिन्ह देख लिए द्वंद्व समास लगा देंगे, कोई गलत करने वाला नहीं है। भाई साहब गलत है, द्वंद्व समास नहीं होता। एक बात नोट कर लेना, चाहे नोट में चाहे जैसे। चलो क्या नोट करना है, इसको स्टार लगा लेना। यही सवाल आते हैं, क्या आता है, सवाल ये आता है कि शब्द की आवृत्ति, क्या आता है, हाँ शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव। अब कहेंगे कि कैसे, शब्द की आवृत्ति कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। हाँ किताबों में लिखा होता है, कुछ लोग रट देते हैं कि रातों रात, दिनों दिन, बातों बात, हाथों हाथ, लातों लात, जूतों जूतों, कुछ भी हो सकता है। जब शब्द की आवृत्ति हो जाए तो क्या होगा, अव्ययी भाव। अब देखो कहा कि ये सर योजक कहाँ गया, अरे योजक लगा हो चाहे न लगा हो, शब्द की आवृत्ति एक बार शब्द ये है, दूसरी बार ये हो गया। जब शब्द दो बार आ जाए, एक ही शब्द लगातार दो बार आ जाए, तो समास की अगर बात करेगा तो आप लोग योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व नहीं लगाना है, आप क्या लगाना है, अव्ययी भाव। क्या लगाना है, अव्ययी भाव। देखो तेज, तेज तेज कह रहा है कि तेज तेज, बीच में योजक चिन्ह। आपका मन भटका देखकर कि यार द्वंद्व में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हाँ होता है प्रायः, हमेशा नहीं, 90% में होगा, 10% में नहीं होगा। वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब शब्द की आवृत्ति हो जाए तो अव्ययी भाव समास लगा देना, अगर लगा के नहीं आए तो गलत हो जाए, फिर कहोगे कि कोई बताता नहीं। किताबों में लिखा होता है, आप याद नहीं कर पाते हो, याद तो कर लेते हो, 4-6 शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उनसे हटके आ जाता है, फिर क्या करोगे। देखो अभी और आपको चकमा दे रहे हैं, कैसे, आपका क्या सवाल है, फिर से एक एक, दो दो, पाँच पाँच। आप कहेंगे सर संख्या, संख्यावाची द्विगु, कौन सा, द्विगु। लेकिन द्विगु समास नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या होगा, एक एक कह रहा है, अर्थात एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार, चाहे संख्या दे चाहे ना दे, योजक चिन्ह दे चाहे ना दे, कोई दिक्कत है नहीं।
आप कौन सा लगा दोगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा लगा दोगे? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लाइक कर दो। इसका मतलब लाइक क्या होता है? हाँ लाइक नहीं, वो समझ लो, ठीक, वो नहीं होता है, इसका मतलब लाइक। तो समझना, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, इस समास का पहला पद अव्यय होगा, इस समास में पहला पद उपसर्ग होगा। और हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के मिलते हैं? तो 3, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू अर्थात फारसी के। फिर देखो, हमने आपको बताया कि कैसे तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं। 4-5 सवाल दिए हैं, इनको करके आना है, विग्रह बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। उसके बाद हमने ऐसे बताए कि इन सब में कौन सा समास है। आप लोग, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार बीच में योजक चिन्ह है, सर गलत बता रहे हैं। तुम लगा के देखना, आजमा के देखना, अगर तुम गलत नहीं हो गए तो बता देना, ठीक। चलो, तो ये जो शब्द की आवृत्ति हमने बता दिए, इस शब्द की आवृत्ति जहाँ पर होगी वहाँ पर समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास हो। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि समास के बारे में। एक समास पढ़ लिए, अव्ययी भाव समास पढ़ लिए। अब आगे कौन सा पढ़ेंगे? तो आगे पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा समास का। समास में कौन सा पार्ट होगा? द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। हाँ, तत्पुरुष थोड़ा सा लंबा जाएगा, बड़ा जाएगा, क्योंकि उसके अंतर उसको 2 भागों में बांटेंगे। 2 भागों में बांटने के बाद फिर उनको कुछ उपभेद भी बताएंगे, उनको पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए द्वंद्व समास पढ़ेंगे। द्वंद्व के बाद कौन सा आ जाएंगे? बताओ। द्वंद्व के बाद हाँ द्विगु, द्विगु के बाद कर्मधारय, हाँ कर्मधारय के बाद तत्पुरुष, या फिर तत्पुरुष पढ़ लेंगे, तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास समाप्त हो जाएगा। समास के बाद फिर उपसर्ग, फिर प्रत्यय। तो उम्मीद है आप सभी समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन दोस्तों को शेयर करेंगे और बोलेंगे कि एक बार हिंदी पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। क्लास को पढ़ने के बाद लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि सर क्लास कैसी लगी। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि क्लास को देखे नहीं, जैसे क्लास चालू किए 1-2 मिनट बीता कि नहीं बीता, वो लाइक करेंगे, कमेंट भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। क्लास को पहले देखो, मध्य तक क्लास के जाओ, निर्णय लो कि क्या जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर सही पढ़ा रहे हैं तब बताना कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। पढ़ाने का हमारा तरीका कैसा है आप बताएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ा ही रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है और आप लोग ये नहीं बता रहे हो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समास के अन्य प्रकार। समास कितने प्रकार के, एक बार रिपीट कर देते हैं। 6 प्रकार के, 4 भी होते हैं। किसके अनुसार क्या होता है वो आप लोग देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को समाप्त करते हैं। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त। जय हिंद दोस्तों।